साथियों, आज हम एक विशेष दौर से गुजर रहे हैं। दुश्मनों की शह पर हमारी माताओं के, हमारी बहनों का सुहाग का जो सिंदूर उजाड़ा गया, उसके मुकाबले के लिए हमारे जांबाज सिपाहियों ने, जांबाज और बहादुर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर को अमली जामा पहनाया है। निश्चित रूप से हम दुश्मन के नापाक हौसलों को नेस्तानबूद कर देंगे और हर उस कदम का ब्याज सहित बदला चुकाया जाएगा जिसने इस देश की धरती को घाव देने की कोशिश की है, जिसने इस देश की जनता को ललकारने की कोशिश की है। लेकिन साथियों, जब ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा होती है, जब कोई देश युद्ध के कगार पर खड़ा होता है, तो केवल सेना, केवल प्रशासन और केवल शासन उस लड़ाई को नहीं लड़ता, बल्कि उसमें हम सब की, उसके देश के पूरे अवाम की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं हर सप्ताह आपके बीच आता हूँ, उपभोक्ता संरक्षण के बहुत से मुद्दों को लेकर आता हूँ, उपभोक्ताओं के साथ होने वाले शोषण की चर्चा करने के लिए आता हूँ। अस्पताल से लेकर स्कूल तक और बीमे से लेकर बैंकिंग तक, खाने पीने की मिलावट से लेकर के बाज़ार में हो रहे तमाम तरह के शोषण की चर्चा मैंने इस ऑनलाइन चैनल पर आपसे की है। लेकिन साथियों, आज जिस परिस्थितियों में मैं आपके सामने हूँ, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जब ऐसी परिस्थिति से एक देश गुजर रहा होता है तो हम सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारी क्या भागीदारी होनी चाहिए, ताकि एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के एक जांबाज नागरिक उपभोक्ता के रूप में हम अपनी भूमिका को साबित कर सके। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, एक बार फिर से कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल पर मैं हूँ आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं बड़े गर्वित मन से, बड़े जोश के साथ, एक हंकार हमारी सेना ने दिखाई है और एक मजबूत हौसले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जो हमारी चुनौतियां हैं, आम जनता का जो दायित्व है, देश के उपभोक्ता संगठनों के रूप में हमारी जो भूमिका है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी जो भूमिका है, और उन सबसे बढ़कर एक नागरिक के रूप में आपकी जो भूमिका है, उस पर मैं चर्चा आपसे करना चाहूँगा। आज मैं आपसे खास तौर से 4 मुद्दों को लेकर इसी विषय पर चर्चा करूँगा कि किन चीज़ों को आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों के जरिए हम सकारात्मक योगदान देकर इस विकट परिस्थिति में देश के एक होनहार सपूत के रूप में अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। साथियों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो परिस्थितियां पैदा हुई है, निश्चित रूप से न केवल बाहर के लोग बल्कि अंदर के लोग भी उन आपदाओं में अवसर ढूंढकर आप लोगों के साथ, आपके हितों के साथ, आम आदमी के हितों के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। उनसे मुकाबला करना हमारी पहली चुनौती है। जी हाँ, वस्तुओं की कालाबाजारी, अनावश्यक रूप से कीमतें बढ़ाना और उसके जरिए आम आदमी के शोषण करने की कोशिश ऐसे दौर में भी कई बार हम देखते हैं कि सामने आती है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या उसका उपाय है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि किस तरह हमारे दुश्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जरिए, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, उनके जरिए भ्रामक सूचनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बचने की हमारी जिम्मेदारी क्या है। इसके साथ ही साथ आज हम चर्चा करेंगे इस नए दौर में, इस नए युग में, जब दुनिया में लड़ाइयाँ केवल शस्त्रों से नहीं लड़ी जाती बल्कि तकनीक से लड़ी जाती है, उस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा खतरा आज हमारे सामने आ सकता है और जिससे हम सबको मिलकर मुकाबला करने की ज़रूरत है, वो है साइबर अटैक की। आज हम उस पर भी बात करेंगे कि इन विकट परिस्थितियों में किस तरह के साइबर हमलों से हमें जूझना पड़ सकता है और उसके लिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। और उन सब के साथ ही साथ जो चौथे विषय पर आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगा वो है सिविल डिफेंस को लेकर के
हमारी नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए एक ऐसे दौर में जबकि हमारी बहादुर और जांबाज सैनिक कड़े संघर्ष के साथ अपनी ज़बरदस्त सफलताओं के झंडे गाड़ रहे हैं। उनके पीछे से आवश्यकता की स्थिति में एक नागरिक के रूप में सिविल डिफेंस में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले आज हम बात कर शुरू करते हैं साइबर अटैक को लेकर के। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि साइबर अटैक पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला एक नया गंभीर कारण बन गया है। और इस साइबर अटैक में हमने कुछ दिनों पहले देखा था किस तरह दुनिया भर के अस्पतालों को प्रभावित करने वाला एक वायरस दुनिया भर में आया और अचानक से बहुत बड़े हिस्से में, दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में अस्पताल की सेवाएं एकदम से ध्वस्त हो गई। कुछ साल पहले हमने देखा था कि एयर सर्विसेज को बाधित करने के लिए एक साइबर अटैक किया गया था। साइबर अटैक पिछले सालों में बहुत लगातार होते रहे हैं, कभी छोटे स्तर पर, कभी बड़े स्तर पर। जब आम तौर पर किसी एक व्यापारिक एजेंसी पर या किसी व्यक्तिगत रूप पर साइबर अटैक किया जाता है तो वो उस व्यक्तिगत कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। लेकिन ऐसे माहौल में हम देखते हैं कि इस तरह के बड़े अटैक, साइबर अटैक जानबूझकर किए जाते हैं जिनका उद्देश्य केवल आपका डाटा चुराना नहीं है, बल्कि कई बार आपके पूरे मैकेनिज्म को, पूरे आपके सिस्टम को हैक कर देना है, पूरे सिस्टम को रोक देना है। तो साथियों, आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर कहीं से भी किसी भी प्रकार का साइबर अटैक की परिस्थिति बनती है तो हम उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं। हमें इसके लिए एक पैरेलल सिस्टम पे काम करना चाहिए। अगर हम पूरी तरह से अपने मोबाइल पर डिपेंड हो गए हैं तो मानकर चलिए कि साइबर अटैक की स्थिति में आपका मोबाइल हैक हो सकता है, तो आप पैरेलल एक सिस्टम को डेवलप कीजिए कि आप केवल मोबाइल के भरोसे नहीं रहने वाले हैं। आप अपनी साइबर सिक्योरिटी को पूरी तरह चेक कीजिए, उसे डबल कीजिए, डबल वेरिफिकेशन के स्टेज पर जाइए ताकि साइबर अटैक के दौरान आपके डिवाइसेस, आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर, आपका सिस्टम, अगर आप किसी महत्वपूर्ण स्थल पर काम कर रहे हैं तो उसकी पूरी व्यवस्थाएं, या अगर आप किसी सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पब्लिक समूह के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं वो ऐसी चूक हमसे ना हो जाए कि साइबर अटैक के समय अगर वो अस्पताल पे हो सकता है, मैंने पहले कहा हमारे बैंकिंग सिस्टम पे हो सकता है, या वो साइबर अटैक एयर सर्विसेज पे हो सकता है, दूसरे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज पे हो सकता है। उनसे मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। और इस साइबर अटैक से बचने के जो बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी लिंक अगर अनजान नंबर से आता है उसे शेयर नहीं करना है। कोई भी सूचना जो हो सकता है हमें महत्वपूर्ण लग रही है लेकिन जो वेरीफाई नहीं की गई है, वो उसका हमें टूल नहीं बनना है। हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, हो सकता है वो आपसे कहेंगे कि राष्ट्र हित में आपको ये सूचनाएं देना जरूरी है। हो सकता है आपको बताएं कि इस विकट परिस्थिति में ये आपका योगदान है राष्ट्र के लिए, आप बताइए, लेकिन आपको सतर्क रहना है। साइबर अटैक को रोकने के लिए हमें विभिन्न स्तर पर न केवल अपने डिवाइसेस के जरिए सतर्क रहना होगा, बल्कि दूसरे स्तर पर भी हमें ऐसी परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए वैकल्पिक रूप से अपने आप को तैयार रखना होगा। इस बात को आप समझ के चलिए, केवल कार्ड्स के भरोसे, केवल ई-कॉमर्स के जरिए, केवल मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप नहीं चल सकते। अगर साइबर अटैक होता है और पूरे सिस्टम को प्रभावित किया जाता है तो आप पैरेलल व्यवस्था को लेकर चलिए। साथियों, इस तरह की कोई भी सूचना आपके पास आती है तो उसे संबंधित विभाग के पास भेजिए। इसी के साथ जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो भ्रामक सूचनाएं लगातार सोशल मीडिया पर आ रही है, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, आपके पर मेल्स के जरिए, लिंक्डइन के जरिए, तमाम तरह के जो दूसरे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की चैनल है, उनके जरिए कुछ लोग जानबूझकर ऐसी सूचनाएं बनाते हैं। और आज मैं कह सकता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में कि आप देखे हुए पे भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जो देखा हुआ है वो भी क्रिएट किया हो सकता है। देश के नामी लोग, देश के वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ अधिकारियों के मिलते जुलते आपको लगेंगे वही बोल रहे हैं, वीडियो क्रिएट किए जाते हैं। दूसरे देशों के नेताओं के वीडियो क्रिएट किए जा सकते हैं, आपके अधिकारियों के, सेना से जुड़े जवानों के वीडियो क्रिएट किए जा सकते हैं, और उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस तरह प्रस्तुत किया जाता है मानो वह बिल्कुल सही हो। तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह की चीज़ों को तब तक विश्वास मत कीजिए जब तक वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से आपके पास नहीं आई है।
उसको डालने वाला अधिकृत उसके लिए नहीं है, तब तक आप ऐसी सूचनाओं पर विश्वास मत कीजिए और उन सूचनाओं को अपने सोशल मीडिया के जरिए आगे मत भेजिए जब तक आप ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि दी गई सूचना सही है। कोशिश कीजिए, और अगर आप तय कर भी लेते हैं और वो सूचना इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको देने से बहुत से लोगों को लाभ होने वाला है, तो कोशिश कीजिए ऐसी सूचनाओं को आप कम से कम शेयर करें। केवल उपयोगी जानकारी, सुरक्षा संबंधी जरूरी जानकारियां हैं जो आम नागरिक के लिए लाभदायी हो सकती है, उन्हीं को शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि आप इस भ्रामक माहौल का टूल बनने से बच सके। खुद प्रभावित मत होइए और दूसरों तक प्रभावित होने की स्थिति पैदा मत कीजिए, क्योंकि जब आप कोई ऐसी सामग्री को शेयर करते हैं और आप एक रेपुटेड व्यक्ति हैं, समाज में आपकी इज्जत है, तो सामने वाला ये सोचता है कि उन्होंने भेजी है तो सही ही होगी। उन्हें नहीं पता कि भेजने से पहले आपने उसको अधिकृत तौर पर उसकी पुष्टि की है या नहीं की है। तो भ्रामक अफवाहें बहुत तरीके से आ सकती है, पब्लिक में भी आ सकती है, केवल सोशल मीडिया के जरिए नहीं, मौखिक तौर पर भी आ सकती है। हो सकता है कहीं गलत पम्फलेट छपाकर भी बंटवाए जाए। इन सब से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, सिविल डिफेंस की हम बात कर रहे हैं। जब बहुत सारे नागरिकों के हितों का सवाल आता है तो हमें बहुत सख्ती के साथ उन नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। ब्लैकआउट का अगर निर्णय है तो हमें आगे बढ़कर उसमें पूरा सहयोग करना है। ऐसा नहीं हो कि हमारे घर की कोई लाइट जल रही है, ऐसा नहीं हो कि हमने मोबाइल को सड़क पे चलते हुए ऑन कर रखा है, उसकी लाइट भी जा सकती है, टॉर्च हमने जला रखी है। किसी भी तरह की लाइट को अगर ब्लैकआउट का निर्देश आपको दिया जाता है, किसी भी तरह का और सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, उसे हमें सामूहिक रूप से पालन किए जाने की आवश्यकता है। और इस तरह की सूचनाएं अगर सरकारी स्तर पर दी जाती है तो कोशिश कीजिए, आपके आसपास किसी को नहीं पता है और उस दौरान वो लाइट जला रहा है तो जाइए और उसे प्यार से समझाइए कि ये ब्लैकआउट का टाइम है, आपको लाइट को बंद कर देना है। कई बार ब्लैकआउट में सरकार ही लाइटें बंद कर देती है, लेकिन उस कंडीशन में भी आजकल सोलर सिस्टम के जरिए, खुद के जनरेटर्स के जरिए घर घर में बिजली पैदा हो रही है। और जब सरकार की बिजली कंपनियां लाइट बंद करती है, इसके बावजूद भी बहुत सारी बिजलियां चालू रह जाती है। हमारी यूपीएस काम करते रहते हैं, उनके जरिए लाइट चालू रहती है। तो आपको ऐसे समय कोऑपरेट करना चाहिए। आगजनी की कोई घटना हो गई है, कहीं कोई बम की सूचना है, तो अपने आप की कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने आप को न केवल सुरक्षित रखें बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखें और मदद करें। अगर कोई सैनिक आपको दिखता है, अगर कोई प्रशासन का अधिकारी दिखता है, वो किसी तरह की सहायता आपसे चाहता है, तो आगे बढ़कर उसकी सहायता करें। ये हमारे सिविल डिफेंस के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने इस मामले को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग भी की है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे जी से हमारी बात हुई है। सिविल डिफेंस में कैसे स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका हो सकती है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी हमने निर्देश दिया है। लेकिन ये केवल संगठनों तक और कार्यकर्ताओं तक सीमित सवाल नहीं है। देश के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़कर अपनी इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और साथियों, जो चौथी बात जिससे मैंने अपनी बात शुरू की थी और एक उपभोक्ता आंदोलनकारी होने के नाते जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए, वो है इस आपदा की स्थिति को अवसर में ऐसा न बदलें कि दूसरों को आप नुकसान शुरू कर दें। मैंने देखा 4-5 दिन के अंदर दालों की कीमतें 3-4 रुपये किलो बढ़ गई है, आटे की कीमत 2 रुपये किलो तक बढ़ गई है, तेल की कीमतें बढ़ गई है, जबकि बाज़ार में ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। तो यहाँ 2 तरह की भूमिकाओं की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ। एक तो उपभोक्ता के रूप में आप अनावश्यक रूप से वस्तुओं की खरीद नहीं करें, अनावश्यक रूप से वस्तुओं की स्टोरेज नहीं करें। देश के उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने साफ कहा है कि देश में खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है, देश में तेल तिलहन की कोई कमी नहीं है, दालों की कमी नहीं है, हमारी ज़रूरी चीज़ों की कमी नहीं है। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई सप्लाई चेन इससे प्रभावित नहीं हो रही है कि आने वाले तुरंत दिनों में आपको लगे कि ऐसी कोई खाद्य सामग्री की कमी होने वाली है। लेकिन कब समस्या आती है? जब 5 किलो खरीदने वाला
इस चिंता में 25 किलो खरीद लाता है कि क्या पता कल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अचानक से डिमांड बढ़ती है और उसका फ़ायदा फिर व्यापारी न केवल ज़्यादा पैसे लेकर के उठाते हैं बल्कि अनावश्यक रूप से किल्लत भी सामने आने लगती है। जिस चीज़ की डिमांड रोज़ 5 किलो की है, अगर 25 किलो की डिमांड अचानक आएगी तो तय बात है कि बाज़ार के उसके पूरे सिस्टम पर उसका प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोल में भी हो सकता है, डीजल में हो सकता है। आप रोज़ थोड़ा डीजल पेट्रोल लेते हैं, 1 लीटर 2 लीटर लेते हैं और अभी आप जाके कहेंगे टंकी फुल कर दो, क्या पता आपको टेंशन लगता है कि 4 दिन बाद मिलने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर सब लोग टंकी फुल करवाने लगेंगे तो निश्चित रूप से दबाव एक बनता है और अनावश्यक की एक किल्लत नज़र आने लगती है और उस किल्लत का फ़ायदा कालाबाजारी उठाते हैं। तब उन कालाबाजारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति का दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं करें। अनावश्यक रूप से वस्तुओं की कालाबाजारी करने की कोशिश न करे। सरकार कड़े कदम उठा रही है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने जा रही है। अगर किसी ने इस तरह की कार्रवाई की उसके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। आम उपभोक्ताओं से भी मैं अनुरोध करता हूं, अगर आपको लगता है कि किसी वस्तु की अनावश्यक कालाबाजारी की जा रही है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो आपके पैकेट पर छपी हुई है उससे ज़्यादा आपको बेचने की कोशिश की जा रही है, तो आप तुरंत शिकायत कीजिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत कीजिएगा, स्वैच्छिक संगठनों से शिकायत कीजिएगा या राज्य सरकारों के संबंधित विभागों से शिकायत करके कोऑर्डिनेट कीजिएगा, ताकि अनावश्यक रूप से एक माहौल इस बात का नहीं बनाया जा सके, कालाबाजारी की स्थिति पैदा नहीं की जा सके। तो अगर उपभोक्ता हैं तो अनावश्यक सामान मत खरीदिए, पहले ज़रूरतमंद को लेने दीजिए, पहले मजबूर आदमी की सहायता कीजिए, आगे बढ़कर सहायता कीजिए। जिन लोगों के पास अगर इन परिस्थितियों की वजह से किसी तरह का संकट उत्पन्न भी हुआ है उनकी मदद कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर कोई हमारा सैनिक है, अगर कोई हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान है, अगर कोई हमारा सरकारी अधिकारी है, उसको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है तो आगे बढ़कर उसकी सहायता के लिए आगे आइए। निश्चित रूप से हम तमाम उन नापाक इरादों को निस्तानबूद करेंगे जिन्होंने हमारी आत्मा को झकझोरने की कोशिश की। निश्चित रूप से हमारी जवान उनको कड़े से कड़े अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक ऐसे दौर में ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मिलकर इन परिस्थितियों के साथ पूरी शक्ति से खड़ा हो और किसी को भी इन अवसरों का दुरुपयोग नहीं करने दे। साथियों, हर बार मैं आपके बीच आता रहा हूँ, फिर आऊँगा आपके अधिकारों को लेकर, आपके शोषण को रोकने की बातों को लेकर। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपकी जिम्मेदारियों को लेकर है, जो इस विशेष परिस्थिति में बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने 2000 साल पहले कहा था, दुर्जनों की दुर्जनताएं राष्ट्र के लिए उतनी घातक नहीं है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता। तो इस मौके पर आपको निष्क्रिय नहीं रहना है। जहाँ भी आपको लगता है आपकी ज़रूरत है, एक वॉलंटियर के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक मिशनरी के तौर पर आप आगे आइए और राष्ट्र की आवश्यकता के इस मौके पर कंधे से कंधा मिला करके अपना योगदान अदा कीजिए। साथियों, समय बदलता रहता है, समय गतिमान है, अलग अलग दौर आते हैं। आचार्य चाणक्य की मैं बात करता हूँ, उनका एक और मुझे उदाहरण याद आता है, प्रसव की पीड़ा या निर्माण का सुख, यह विष तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। जब भी बच्चा होना होता है उसकी माता को वेदना सहनी पड़ती है, लेकिन उसी से निर्माण होता है, उसी से आगे ये क्रम चलता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ आती है, निश्चित रूप से राष्ट्र के सामने, समाज के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब संघर्ष का दौर आता है और उसके जुड़ी कुछ वेदनाएं और कुछ पीड़ाएं भी आती है, लेकिन वो एक नए निर्माण का रास्ता है। इसी भावना के साथ हमें उनसे मुकाबला करने की आवश्यकता है। साथियों, मैं फिर आऊँगा एक बार फिर से आपके अधिकारों की बात लेकर, बाजार को शोषण मुक्त बनाने की व्यवस्था की लड़ाई को लेकर। मुझे बताते खुशी है कि देश में उपभोक्ता संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभी 6 मई को ही अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया और देश भर में इसके आयोजन चल रहे हैं, पूरे साल चलेंगे। हम सकारात्मक ढंग से उन आयोजनों में आपकी भागीदारी के लिए भी आपके बीच में आएंगे। लेकिन आज इसी भावना के साथ जो 4 मुद्दे मैंने उठाए हैं, आपको बचना है साइबर अटैक से, आपको नहीं आना है चक्कर में
भ्रामक सूचनाओं के उनको फैलाने से बचना है, सिविल डिफेंस में अपनी भूमिका निभानी है, और उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काला बाजारी आवश्यक वस्तुओं की, दवाइयों की, खाने पीने के सामान की नहीं हो सके, इसमें अपना योगदान देना है। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।